तत्वों के गुणों में आवर्तिता। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर तत्वों का वर्गीकरण किया था, जिसमें मेंडलीफ आ गया, आधुनिक आवर्त सारणी आ गई, उसके बाद हमने 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण कर लिया और ब्लॉक थ्योरी कर लिया अपन ने। ठीक है, अब ब्लॉक थ्योरी के बाद में अब हम करेंगे आज से गुणों में आवर्तिता की, तत्वों के गुणों में आवर्तिता किस तरह से पाई जाती है, कि अगर हम आवर्त सारणी बाएं से दाएं चलते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं तो किस तरह से तत्वों के गुणों में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे परमाणु त्रिज्या के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास गुण जो है वो क्या है अपने पास भाई, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या परिभाषा क्या आएगी परमाणु त्रिज्या की अपने पास, क्या परिभाषा है, नाभिक से बाह्यतम कोश के, नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी, इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को परमाणुवीय त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है भाई, तो नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, ये मेरे पास नाभिक है और इस नाभिक से बाह्यतम कोश यानी सबसे बाहर वाला कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है इसको क्या कहते हैं अपन, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब परमाणु जो होता है बहुत छोटा होता है साइज के अंदर। ठीक है, बहुत छोटा साइज के अंदर होता है, सूक्ष्म कणों के रूप में पाया जाता है जिसको हम देख ही नहीं सकते, तो उसके त्रिज्या का परिकलन कैसे करें। तो परमाणु के त्रिज्या के परिकलन की कोई प्रत्यक्ष विधि नहीं थी स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, जब परमाणु त्रिज्या की बात की गई उस समय परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कोई भी अपने पास डायरेक्ट मेथड नहीं था, कोई विधि नहीं थी अपने पास, तो परमाणुओं की त्रिज्या जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात की जाती थी। ठीक है, तो उसी आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से कैसे ज्ञात करते, अणु के रूप में ज्ञात करते कि अणु जो होता है दो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और दोनों अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा जो होता है उसे परमाणु त्रिज्या माना जाता था। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु त्रिज्या ज्ञात की जाती थी। कैसे भाई, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे ज्ञात करते अपन, जो अणु होता था उस अणु के अंदर दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा जो है उससे परमाणु त्रिज्या कहते थे। अब बात यह है कि जो अणु है उसके अंदर बंध किस प्रकार का हो सकता है, अणु के अंदर बंध सहसंयोजक हो सकता है अणु के अंदर बंध जो है आयनिक प्रकृति का हो या किसी दूसरी प्रकृति का हो। ठीक है, तो इस आधार पर जो परमाणुवीय त्रिज्या है उसको अपन ने निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया भाई, तो देखो फर्स्ट मेरे पास है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, परिभाषा लिखो, सहसंयोजक बंध से बंधित, सहसंयोजक बंध से बंधित अणु में परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी, जिससे अपन क्या कहते हैं, अंतरनाभिकीय दूरी भी कहते हैं। ठीक है, नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, सहसंयोजक बंध से बंधित अणु में, ये भैया जो लेट आ रहे हैं ना मैं उनका एडमिट करना बंद कर दूंगा बिल्कुल ही। 10-10 मिनट तक आप आ नहीं रहे हो यार, कितना टाइम लगा रहे हो आप, बार बार क्लास डिस्टर्ब होती है। सहसंयोजक बंध से बंधित अणु में परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, अंतरनाभिकीय दूरी कहते हैं, उसका आधा क्या होगा, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। कैसे, मान लो मेरे पास ये दो परमाणु हैं, ये इस परमाणु का नाभिक और दूसरा परमाणु जो है
वो क्या है अपने पास, दोनों आपस में बंध बना रहे हैं, तो ये दोनों परमाणुओं के नाभिक आ गए। ठीक है, सहसंयोजक बंध ऐसे बनता है, दोनों परमाणु जो है अपने कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। अब दोनों परमाणु जो है सहसंयोजक बंध से बंधित हैं, तो इनके नाभिक के मध्य की दूरी क्या हो गई, अंतर्नाभिक की दूरी, और इसका आधा कर दें अपन तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक बंध से बंधित अणु में परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। भाई ये माना जाता था कि मान लो मेरे पास क्लोरीन अणु है, तो दोनों क्लोरीन परमाणु है, समान परमाणु है, और दोनों परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से बंधित है, तो द्विपरमाणुक अणु बन गया, यानी एक अणु में केवल 2 ही परमाणु है, और इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा कर देंगे तो क्लोरीन की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो जो सहसंयोजक यौगिक हैं उनके अंदर जो त्रिज्या ज्ञात की जाती है उसे कहा जाता है सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारे पास सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक बंध से बंधित अणु में परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम दूसरी त्रिज्या की। दूसरा क्या है अपने पास, धात्विक त्रिज्या भी। सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या। अब धात्विक त्रिज्या क्या होती है, यही चीज है अपने पास। क्या लिखेंगे अपन, किसी धातु क्रिस्टल में, किसी धातु क्रिस्टल में धात्विक बंध से बंधित, धात्विक बंध से बंधित निकटतम परमाणु, निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। धात्विक त्रिज्या कहलाती है। अब देखो अपने पास जो धातु होती है वो क्रिस्टल के रूप में पाई जाती है। क्रिस्टल मतलब कि परमाणु जो होते हैं, बहुत सारे परमाणु पास पास होते हैं, इस तरह से परमाणु पाए जाते हैं। ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, इस तरह से परमाणु जो होते हैं वो व्यवस्थित रूप में होते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलीय संरचना। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टलीय संरचना है इसमें परमाणु आपस में धात्विक बंध से बंधित होता है, और जब धात्विक बंध जो होता है वो सहसंयोजक बंध की तुलना में क्या होता है, दुर्बल होता है। इसे देखो सहसंयोजक बंध में तो मैंने कैसे दिखाया था कि ये परमाणु इस तरह से अतिव्यापित स्थिति में थे, इस तरह से, क्योंकि बंध बनाए इन्होंने आपस में। ठीक है, तो ये था सहसंयोजक। लेकिन यहां पर जो परमाणु होते हैं वो केवल एक दूसरे को स्पर्श करते हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि धात्विक बंध सहसंयोजक बंध की तुलना में दुर्बल होता है। तो धातु क्रिस्टल में धात्विक बंध से बंधित निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का जो आधा होता है उसे अपन क्या कहेंगे, धात्विक त्रिज्या। तो देखो भाई, सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में धात्विक त्रिज्या का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बंध की प्रबलता जो है वो कम होती है। ठीक है, तो ये सहसंयोजक त्रिज्या हो गई, ये अपने पास क्या हो गई, धात्विक त्रिज्या हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड, वान डेर वाल त्रिज्या। ठीक है, अब देखो वान डेर वाल त्रिज्या जो है वो वास्तव में अपने पास किसमें होती है, केवल अक्रिय गैसों की बात करें तो उन्हीं के लिए कह सकते हैं हम इसको वान डेर वाल त्रिज्या। लिखिए, वान डेर वाल साइंटिस्ट का नाम है। वान डेर वाल आकर्षण बल से बंधित अणुओं में निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, मध्य की दूरी का
आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। यह सामान्यतः अक्रिय गैसों में होती है। ठीक है, सामान्यतः किस में होती है? अक्रिय गैसों में होती है। अपने पास ये जो त्रिज्या है वो सामान्यतः अक्रिय गैसों में होती है। क्या है? वान डेर वाल साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि जो अणु होते हैं उनके बीच में केवल आकर्षण होता है। और तुमको भी पता है भाई कि आकर्षण है, बंद नहीं बता रहे हैं अपन, केवल क्या है? आकर्षण है। तो आकर्षण ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा कि मान लो ये एक अणु है और ये दूसरा अणु है जिनके बीच में वान डेर वाल आकर्षण है, तो ये आकर्षण बल है, केवल बंद नहीं है। बंद हो तब तो क्या होता है, दोनों आपस में एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, लेकिन आकर्षण बल है। तो जब आकर्षण बल होता है तो ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, दूरी कितनी भी हो सकती है। तो हमने क्या कहा कि वान डेर वाल बल से बंधित अणुओं में निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा जो है उसे क्या कहते हैं? वान डेर वाल त्रिज्या कहते हैं। समझ में आई बात? तो यहां पर अपने पास जो वान डेर वाल त्रिज्या है उसका मान सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर अपन क्या कहते हैं कि जो अणु हैं उनमें निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा जो है वो वान डेर वाल त्रिज्या। और किसमें पाई जाती है? अक्रिय गैसों में। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैसें जो होता है वो एक परमाणुक अणु होते हैं। अक्रिय गैसें जो होते हैं बंध का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, और बंध का निर्माण नहीं करते, इसलिए अक्रिय गैस जो होते हैं उनके एक अणु के अंदर एक ही परमाणु होता है। तो अक्रिय गैसों में जो अणु है या एक परमाणुक अणु जो होते हैं इनके बीच में केवल दुर्बल आकर्षण बल होता है। तो उस स्थिति में इनके बीच की दूरी कितनी भी हो सकती है। तो वहां पर इनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा जो है उसे क्या कहेंगे अपन? वान डेर वाल त्रिज्या कहते हैं। तो वान डेर वाल त्रिज्या का मान सर्वाधिक होता है और ये किसमें पाई जाती है? अक्रिय गैसों में पाई जाती है। तो अगर हम त्रिज्याओं का क्रम लिखें तो वान डेर वाल त्रिज्या का मान सबसे अधिक, उसके बाद धात्विक त्रिज्या का मान, और सबसे कम किसका होगा? सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया वान डेर वाल त्रिज्या का मान सर्वाधिक और सहसंयोजक त्रिज्या का मान जो है वो न्यूनतम होता है। ओके, तो ये हो गए अपने पास त्रिज्याओं के प्रकार। ठीक है, तो हमने त्रिज्याओं के प्रकार देख लिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो त्रिज्याएं होती हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या हेडिंग डालेंगे? अब परमाणुीय त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग नोट करेंगे, परमाणुीय त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। परमाणुीय त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कारक है नाभिकीय आकर्षण। देखो एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं अपन, नाभिकीय आकर्षण, जिसको जेड से भी दर्शाते हैं। ठीक है, नाभिकीय आकर्षण को पता ही है क्या होता है? नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य, इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण को नाभिकीय आकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक आकर्षण क्या है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश में उसके बीच में जो आकर्षण है उसको क्या कहते हैं अपन? नाभिकीय आकर्षण। कि नाभिक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है। अब अगर ये नाभिकीय आकर्षण का मान ज्यादा होगा तो आकर्षण ज्यादा होगा तो ये कोश जो है वो क्या हो जाएगा? नाभिक के समीप आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन थोड़े आता है, पूरा पूरा
ये कोश जो है वो आंशिक रूप से नाभिक के पास आ जाएगा, ठीक है, जिससे परमाणु आकार में क्या हो जाएगी, कमी होती है। तो हम क्या लिखें, नाभिकीय आकर्षण बढ़ने पर, नाभिकीय आकर्षण Z लिख दिया मैंने, नाभिकीय आकर्षण बढ़ने पर नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ता है, जिससे परमाणुीय आकार घटता है, ठीक है। परमाणु आकार के मान में क्या होती है, कमी होती है। भाई देखो क्यों होती है, ये मेरे पास बाह्यतम कोश है। अब नाभिक का जब आकर्षण बढ़ेगा तो नाभिक क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को या इस कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबको प्रबलता से अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जब आकर्षित करता है तो ये जो कोश है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरह से श्रिंक हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा अंदर की तरफ संकुचित हो जाता है, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या पहले ये थी और अब कितनी रह गई, ये रह गई। तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्या हो गई, कमी हो गई। तो अगर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य परिणामी आकर्षण बल को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं किसको, परिणामी आकर्षण। परिणामी आकर्षण का मतलब क्या हुआ कि भाई ये नाभिक है, ठीक है, यहां पर ये पहला कोश है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कोश है, इसमें भी क्या है, अपने पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। तो ये जो आंतरिक कोश है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, इस नाभिक के आकर्षण को रोकते हैं। और उसको रोकने के बाद भी अगर कुछ आकर्षण बल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे पहुंचता है तो उसे बोलते हैं परिणामी आकर्षण बल या प्रभावी नाभिकीय आवेश। जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर मैं बोल रहा हूं तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सबको सुन रहा है, ठीक है। लेकिन क्या पास वाले रूम में अगर स्टूडेंट्स बैठे हैं तो क्या वहां पर मेरी आवाज क्लियर जाएगी? हो सकता है आवाज तो पहुंचे लेकिन क्लियर नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि ये जो चारों तरफ की दीवार है ये क्या अपने पास कोश है, ठीक है ना, ये आंतरिक कोश है। और ये आंतरिक कोश क्या करते हैं, मेरे आकर्षण को कम कर देते हैं दूसरे कोश के लिए। यानी पास वाली कक्षा के अंदर मेरी आवाज जा तो सकती है लेकिन हो सकता है समझ में ना आए, और उससे आगे की तरफ जाए तो हो सकता है बिल्कुल आवाज ही ना आए, ठीक है। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि नाभिक का आकर्षण बल जो होता है ये आंतरिक कोश के जो कक्षक होते हैं या आंतरिक कोश जो होता है वो इसके नाभिक के आकर्षण को थोड़ा कम कर देते हैं। तो कम करने के बाद भी जो आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है, उससे अपन कहते हैं परिणामी आकर्षण बल या प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये था हमारा पहला कारक, नाभिकीय आकर्षण। तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो परमाणु आकार के मान में कमी होती है, ठीक है। बाकी दो कारक और हैं वो हम करेंगे।